देते हैं, मिडिवल दौर कहते हैं, फिर एनलाइटमेंट का कहते हैं, और इस तरह से मुख्तलिफ उन्होंने बयान किया हुआ है। जैसे कुरून वस्ता, या वो अपने जो हिस्ट्री या नॉन हिस्ट्री कह लें, या अगर क्राइस्ट जो नॉन हिस्ट्री उसका दरमियानी दौर को वो बयान करते हैं। तो बहरहाल वो छठी ईस्वी तक तो हम आ गए थे ना, छठी सदी ईस्वी तक। तो मिडिवल डेवलपमेंट्स इन इटली में क्या क्या हुआ, तो कौन बताएगा जी? नॉर्दर्न इटली, बोलो। सर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर ये मिडिवल डेवलपमेंट इन इटली में, यानी जब यहाँ पे सिविल लॉ सिस्टम आया तो 11 से 15 सेंचुरी में जो है काफी ज्यादा मतलब जो जूरिस्ट क्लास थी, यानी इटालियन जो जूरिस्ट थे उन्हें ग्लॉस्टर्स भी बोला जाता था। तो जिस तरह रोमन जूरिस्ट की एक प्रोमिनेंट डिस्टिंक्शन उनको मिली थी, उसी तरह इटालियन जूरिस्ट को भी रिकॉग्नाइज किया गया। और उसके बाद जो इटालियन सिटी स्टेट्स हैं वो भी बढ़े, और वहां पे जो ट्रेड था और उनका जो बिजनेस था वो भी इंक्रीज हुआ उस चीज से। और जो लोगों के जाहिर है फिर जब वो आबादी बढ़ रही थी तो वहां पे जो लोगों के डिमांड्स थे और नीड्स थे वो भी बढ़ रहे थे। तो इस तरह से उसके बाद जो जो इटालियन सिस्टम था वो सिर्फ वहां पे जो लीगल सिस्टम था वो एक उनका लोकल सिस्टम था, यानी जो इटालियन लीगल सिस्टम था। और उसके साथ वहां पे जो रोमन सिविल लॉ सिस्टम था वो कम्प्लीटली उसके अंदर शामिल नहीं था। तो उस वो सिर्फ उसका जो वेस्टिजेस थे, यानी कुछ उसका उसके पार्ट्स थे रोमन इंपीरियल लॉ के, वो उसके अंदर एग्जिस्टेड थे। और उनका जो लोकल कस्टम था सिर्फ वो एग्जिस्ट करता था इसमें। उसके बाद जो ठहरो ग्लॉस्टर्स थे ठहरो उन्होंने। बेटा, ठहरो ठहरो ठहरो। अच्छा, वो शुरू में ना देखो, हर बात जो बार बार आपको ना रियलाइज होगी, एक तो कानून है क्या, उससे तो चलो वो आम ना जो एग्जेक्टिव साइड है या इंतजामिया है, ये कमांड है, चलो इसको नाफिज कर दो। लेकिन आपको जो हमारी ख्वाहिश है, या जिन्होंने डिजाइन किया कोर्स, और ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीहेंशन, कहते हैं ना, सियाको सुबाक क्या है, पहले क्या था और बाद में क्या होगा। हम आपको जो भी रोल आप प्ले करना चाहते हैं ना, तो उस वाले से कानून आइसोलेशन में नहीं आता। ठीक है, जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई ना, उधर भी आप देखते रहे रीजनिंग है, क्या कहाँ पे रुकावट आती है तो उसका क्या हल निकालते हैं। हमेशा इंसान ऐसे ही हल निकालते निकालते डेवलपमेंट हासिल कर रहा है। तो इस दौर में अब क्या हो गया था कि रोमन एम्पायर तो यूरोप में तो टूट गई थी, बैजेंटाइन एम्पायर उधर मौजूद थी एशिया माइनर में। तो जैसे पहले ग्रीक सिटी स्टेट थे, उसके बाद रोमन एम्पायर आई, तो अब फिर ये इटालियन सिटी स्टेट्स डेवलप हो गई। और ये बच्चे सही बात बताई इन्होंने, क्या नाम है, हाँ जी, फरबा ने, कि वहां पर फिर जो जरूरत आबादी और प्लस कॉमर्स की है, कॉमर्स या ट्रेड में यही है ना कि बंदे अगर कोई आपस में चीज तय कर लेते हैं और वो उस चीज पर अमल नहीं अगर होता, तो फिर क्या करें। तो ठीक है, तो या जो आपने एग्रीमेंट किया था वो जो आगे एक सिचुएशन फर्दर आ जाती है, उसके मुतालिक आप लोगों को नहीं अंदाजा हो था, लेकिन अब इसका किस तरह से हल निकाला जाए। ठीक है, तो उसी के लिए फिर वो आप वो कह रहे हैं। और ये सही बात बताया कि लोकल कस्टम बेसिकली हम कहेंगे उधर उस वक्त कानून का दर्जा था। ये जब तजारती सरगर्मियां थी बेसिकली, खास तौर पर तजारती सरगर्मियों में, और वो उसकी रोमन लॉ एज सच जो कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस में था वो तो नहीं अप्लाई होता था, लेकिन जो जो उनके रिवाज में उसके असूल आ चुके हुए थे वो उन पर अप्लाई किया जाता था। जी नेक्स्ट बेटा, बोलो सर बोलो बेटा। नेक्स्ट सर नेक्स्ट सर मैं उसके इसका बाद। बता दूं? इसरा बोलना चाह रही है कुछ? सर मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके लिए ये बता रहे हैं कि जो इटालियन ज्यूरिस्ट था वो बेशक वो ज्यूरिस्ट ही थे जैसे रोमन ज्यूरिस्ट थे वो, लेकिन उनका जो उनका वर्क था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। रोमन जो उनके जो रोमन ज्यूरिस्ट थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। इस जगह पे रोमन ज्यूरिस्ट का काम ये था कि उन्होंने नए लॉज बनाने, उन्होंने नई प्रिंसिपल्स डेवलप करने, नए रूल्स बनाने जो उनको उस वक्त जो रोमन एम्पायर के अंदर जो डिमांड्स थे उसको पूरे करने के लिए
इन्हें रूल्स बनाने के लिए। इटालियन जूरिस का मेन काम ये था कि जो कॉर्पस जूरिस सिविलिस था, वो जो जस्टिनियन एम्परर जस्टिनियन ने बनाया था, उस पूरे के पूरे कॉर्पस जूरिस सिविलिस, उस पूरे वर्क को लेके और रोम अपने इटली के अंदर उसको पूरा का पूरा इंटैक्ट ही उसके अंदर अडेप्ट कराया, इटली के अंदर सिस्टम को अडेप्ट कराया कि इस तरह के जो डिमांड्स थी इटालियंस की और जो इटली की, कि वो पूरी हो जाए उसके बेस पे। सर अच्छा, नेक्स्ट पे वही मैं जिस तरह से ना हम उस वक्त बता रहे थे ना, लास्ट में डिस्कस हुआ था कि अगर कोई टेक्स्ट उधर मौजूद था, सिविल जो ट्रांजैक्शन है अमंग इंडिविजुअल्स की जब हम बात करें ना, ये आपने हमेशा बात रखना है। जब सिविल लॉ को दो तरह से डिस्टिंक्ट किया जाता है, सिविल लॉ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन लॉ, वो सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं। और जब हम सिविल लॉ और की बात कर रहे थे क्रिमिनल लॉ के वाले से, ठीक है, क्रिमिनल लॉ स्टेट समझती है ये जो जुर्म करार दिए हैं कुछ एक्टिविटीज को, और स्टेट के खिलाफ वो जुर्म तस्वर होता है और स्टेट उसको इन्फोर्स कराती है, मुद्दई पार्टी भी स्टेट ही होती है। लेकिन जो सिविल ट्रांजैक्शन होती है वो इंडिविजुअल्स के आपस के माबैन में होती है, उसमें स्टेट पार्टी नहीं होती। स्टेट सिर्फ उनको एक फोरम प्रोवाइड करती है कोर्ट की शक्ल में कि वो अपने तनाजात को वहां पर डिस्प्यूट्स को हल करा सके। तो उधर देखे ना, वो 12 टेबल्स ही थे, या अगर थी भी उनकी तो पब्लिक लाइफ के हवाले से थी, इंडिविजुअल लेवल पे सिविल लेवल पे नहीं थी। तो बार बार उनको जरूरत पड़ती थी, तो जूरिस्ट फिर उधर देखते थे कभी और खुद या सोचते थे, और इस तरह से कानून डेवलप हो रहा था। लेकिन वहां पे लोकल कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ नहीं माना जाता था। अब जब ये 11वीं से 15वीं सदी तक ग्लॉसेटर्स जो थे, उनको उनके पास बेसिस थी, उनके पास कानून था। एक तो लोकल रिवाज हो गए थे और उन पर काफी ज्यादा असर था रोमन लॉ के ऊपर। फिर साथ में एक बहुत बड़ा मजमुआ उनके पास ऑलरेडी मौजूद था कॉर्पस जूरिस सिविलिस के लिए। तो वो जैसे जैसे हालात आते थे तो उनके हवाले से वो उसको अप्लाई करवाते थे। इस जरिए से वो आगे बात आ जाएगा कि क्या तरीकेकार वो इस्तेमाल करते थे। तो जो मिडिवल के इटली की जो जरूरियात थी उस हवाले से, तो वो रोमन सिस्टम को उसके मुताबिक वो तब्दील कर रहे थे या उसके मुताबिक कर रहे थे, अडेप्टेशन के असूल के मुताबिक। जी नेक्स्ट कौन बयान करेगा इसरा और ये फरवा के अलावा? हाँ बोलो बेटा। बोलो खतीजा। यस सर, जो इटालियन के जूरिस्ट थे वो कॉर्पस जूरिस सिविलिस को इंटरप्रेट करते थे, उनकी तशरीह करते थे। और उसके बाद ये जो जूरिस्ट थे ये जो ये यहाँ तो स्कॉलर्स थे, लॉ स्टूडेंट्स थे, इनके अंदर ये हाँ, डिसिमिनेट सर क्या ये जो मतलब होता है बेटा? सर डिसिमिनेट का इसके मतलब मुझे बताओ तो। फैलाना। हाँ बेटा ना, ठीक है, वो खुद स्कॉलर है ना, जूरिस्ट एक्चुअली स्कॉलर ही है ना, सोचने वाला बंदा, ये स्कॉलर फिलोसफी थे और यही है ये ना जो आगे। जो इंटरप्रिटेशन करते थे दूसरे कॉर्पस। स्कॉलर बेटा, हाँ जी बेटा ये ना आहिस्ता आहिस्ता चलो आपको पता लगेगा कि एक बंदा घर बैठे बड़ी बड़ी अपनी किताबें लिख ले, उसका क्या फायदा, थ्योरी बयान कर ले। ठीक है, आपने अगर कहीं पर रिसर्च के मतलब या कहीं बात हो रही हो, जब तक अडेप्ट नहीं ना करती उसकी जनता जो उस फील्ड से रेलेवेंट है, ठीक यस है, सर कॉन्सेप्ट ये बयान करने का मकसद है ना। तो वो फिर वो जो अपनी मटीरियल इंटरप्रिटेशन करते थे, वो फिर दूसरे स्कॉलर्स तक, कानून के तालिब इल्मों तक। ये ले जो LAY है ना, इससे मुराद है आम आदमी। आम आदमी इस लेंस से कि वो लॉ मैन हम शो करते हैं, आप जिस तरह से हो जाएंगे वक्त आने तक ना, आपको कानून में एक तरबियत दी जा रही है जिसके नतीजे में आपको समझा जाता है, प्रिजम्पशन होती है कि आपका नॉलेज ऑफ लॉ है, या एटलीस्ट इतना आपको पता है कि कानून कहाँ पर है और उसको किस तरह से समझ कर बयान करना है। और ले जो होता है आम आदमी से कहते हैं, ठीक है। जजेस ऐसे थे जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जिनको कानून की तरबियत नहीं थी। अच्छा नेक्स्ट बेटा, आप ही बताओ। सर ये जो जूरिस्ट थे ये जो यूनिवर्सिटीज की फैकल्टीज थे और फिर इनको डॉक्टर्स का टाइटल दिया गया। ये फर्क फर्क आ गए, ठीक है। जब अभी जो इन स्लाइड्स में हम बात कर रहे हैं कि जो ग्लॉसेटर्स थे और जूरिस थे, इनमें कामों में क्या फर्क था। तो अब यहाँ से आपने तो बता दिया कि वो इटली में प्रोफेसर थे और डॉक्टर कहा जाता था।
तो इसका फिर वो उधर ज्यूरिस्ट का क्या रोल था, वो किस क्लास से वो बिलोंग करते थे? सर वो एलीट लास्ट क्लास। जो, हाँ एलीट क्लास में था, उधर एक ट्रेंड था कि वो इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट के लिए वो फिर पढ़ा करते थे ताकि लोग उन्हें अच्छा समझे या उनका इन्फ्लुएंस हो इस रूल मेकिंग में। तो लोग यानी कि आप किसी को इन्फ्लुएंसल है तो यही है ना कि नीड है, जितने लोगों को उसकी जरूरत होगी उतना भी पॉपुलर या वो रिस्पेक्टेड कहा जाएगा। जी नेक्स्ट। सर ये जो इटालियन जूरिस्ट थे, इनका मतलब मकसद लॉ को डेवलप करना नहीं था, लेकिन ये जो थे ग्लॉस्टर, जैसे कि ये मतलब जो लॉ था सर, रोमन लॉ था, तो सर इसके इंटरप्रिटेशन करते थे, तो उसको ग्लॉस कहा जाता था। हाँ जी, जब वो जूरिस्ट ने काम शुरू किया था तो उनका मकसद कोई निज़ाम बनाना नहीं था, वो तो डे टू डे उनके पास जो चीज़ों की आती थी तो वो फिर उसी वाले से बात करते जाते। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा ना कि वो रिस्पॉन्सर रिस्पॉन्सर से फिर वो आ गए उसके ऊपर ट्रीटाइज के ऊपर, ट्रीटाइज के करते करते वो फिर एक उसकी आया आपका गायस का इंस्टीट्यूट आ गया, उसके बाद वो आ गया। ठीक है, शुरू नहीं हुए थे लेकिन अल्टीमेटली वो एक सिस्टम डेवलप होता रहा। लेकिन यहाँ पे इनकी मकसद यही था कि लॉजिकल अंदाज में, सिस्टमेटिक अंदाज में तरतीबवार कानून को रखना और उसकी उससे तरतीब पेश करना। और लाजमी बात है उसके लिए अब एक मोनूमेंटल वर्क तो ऑलरेडी था, इतना बड़ा काम करवाया उस एम्परर ने, उसको इकट्ठा किया, तो उसी को ही बेस के ऊपर ही आगे काम वो करते थे। जी नेक्स्ट। थक गए हो? कोई और बताया फिर, कौन बताएगा और? सर जी इसी सर मैं स्लाइड बता को देता फर्दर हूँ। एक्सप्लेन करना है। कौन है, हाथ रेस करो बेटा, मुझे क्या पता कौन क्या का बोल रहा है, ये वैसे नहीं है जूम की तरह। खान बोलो बेटा तुम। जी सर ये ग्लॉस तो एक टेक्निक थी जो उन्होंने बताया, ग्लॉस जिससे वो तशरीह करते थे। ग्लॉस का अक्सर बेसिकली मीनिंग तशरीह है। सर लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि ये पहले तशरीह करते थे लाइनों के दरमियान में, टेक्सचुअल लिखते थे, उसकी तशरीह या जिसको तफसीर कहते हैं वो लाइनों के दरमियान में लिखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने एंड पेजेस पे वो उसकी तशरीह को ले गए थे। इस वजह से वो टेक्निक का नाम ग्लॉस था, तो वो उनका नाम ग्लॉसिटस पड़ गया है। आगे बात आ जाएगी ब्लॉगना की भी, लेकिन चले नेक्स्ट जी। सर इसमें एक और चीज थी कि वो जब ये रोमन जो लॉ था या जो चर्च की जानिब से एक लॉ था, उसको भी ये देखते थे। जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान बढ़ा चर्च की तरफ, और चर्च ने कुछ थ्योरी दी, रिलीजियस थ्योरी दी, और उसको भी ये इंटरप्रेट करते थे, उसकी भी ये तशरीह करते थे, और उसको भी ये अपने नीड्स के मुताबिक कानून की शक्ल में ढाल देते थे। फिलॉसफी में आपने पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ रिलीजन को या रिलीजियस थॉट्स को किस ब्रांच से डिनोट करते हैं? सुना? सर कैनन, सुना सर है कि सुना? कैनन सर। थियोलॉजी के साथ आई थिंक, थियोलॉजी। थियोलॉजी ना, कैनन जी की बात करते हैं वो स्पेसिफिकली, फिर वो चर्च की बात आ जाती है, क्योंकि जी वो शरिया उसमें नहीं है। मज़ाहब तो फिर कई है ना, एक है डिवाइन लॉ, एक कुछ लोग ये दावा करते हैं, जैसा हम भी दावा करते हैं कि ये तो क्रिएटर जो है उसने एक अपने मैसेंजर के थ्रू ये बात भेजी। ठीक है। जी। सर उसके बाद इन्होंने इसमें फरहान, मेंशन। एक मिनट ठहरो, एक मिनट। फरहान, आवाज आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। कितने बजे क्लास आपकी स्टार्ट होती है? सॉरी सर, वो मैंने नेट ऑफ किया था, मुझे पता ही नहीं चला, मसरूफ था, माजरत। बेटा अब आपको शेड्यूल आपके साथ शेयर हो गया, सिया ने भी कर दिया होगा, ये मैं नहीं सर इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट बर्दाश्त टाइम, करता है, बार बार इस तरह करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं ये जो होगा। तेरे साथ ये गोंदल है इसके लिए भी ये बेहतर है। अब सीआर मैं नहीं जी किसको अलाउ ओके। कर रहा आने के लिए है, आप उनको बता दें बार बार ना तंग करें, इसके बाद अब श्योर जो सर। बच्चा आएगा। अच्छा, वो बात हो रही थी हाँ थियोलॉजी की ना, कि कुछ थियोलॉजी कुछ मज़ाहब इस बुनियाद के ऊपर हैं कि वो जो हिंदू कॉन्सेप्ट है तपस्या का या रहबानियत का, कि वो जनाब दुनिया से कट के बैठ गए तो उधर उनको कुछ ना इल्म मिला, अंदर से ही मिला या पता नहीं किसने बताया, कुछ इस बुनियाद के ऊपर करते हैं। और जो शरिया कहते हैं, जो क्वेश्चंस है कि साकत हो गई हुई थी
कि जब हजरत ईसा सूली पे चढ़ गए तो बस वो सारा मसला खत्म हो गया, काम जो था बयान किया उन्होंने। तो फिर वो आगे से फिर चर्च के अपनी फिर उन्होंने थियोलॉजी वो चीजें बनाई, सेंट पीटर्स की महल तालीमात के साथ ही वो ज्यादा चलते हैं इस बिना के ऊपर शायद। ठीक है, मैं उस पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वो गलती हो गई है तो इग्नोर कर दीजिएगा या बता दीजिएगा, मैं चलो तस्लीम मेरी कर दें। तो वो फिर मिडिवल थियोलॉजी के जो उस दौर में ना, क्योंकि उधर भी ऑब्वियसली हम देखते हैं कि ये आगे भी जिक्र आ जाएगा कैनन लॉ के दौरान में, चर्च के जो लॉ था उसको भी काफी ज्यादा थी। तो ये एक चीज पे आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें काफी डॉक्ट्राइन्स मिलेगी, तो वो उसका भी सहारा लेते थे, सिर्फ रोमन लॉ का या कॉर्पस जुरिस सिविलिस की जो आइडिया से उनका सहारा नहीं लेते थे। हाँ जी जनाब। जी सर। सर उसमें इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि फिर भी कुछ ऐसे मामलात इनके पास आ जाते थे अगर, कि इनको अगर रोमन लॉ या जो ये थियोलॉजीज में से कोई फैसला नहीं था मिलता या कोई पॉइंट नहीं था मिलता, तो ये जो लोकल कस्टम्स थे उनकी बेस पे ये एक कोई फैसला दे लेते थे या कोई अपना ओपिनियन बना लेते थे। और सर ये जो रोमन की जो हिस्ट्री है उसमें कोई सोर्स लोकल कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ तारीख में नहीं मिलता, क्योंकि उसने जो गाइस ने एक बुक लिखी थी उसमें भी उसने लोकल कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ मेंशन नहीं किया। लेकिन इनका थोड़ा डिफरेंस था ये ग्लॉसिटर्स का, इन्होंने लोकल कस्टम्स को भी एज अ मेन स्ट्रीम ऑफ लॉ जो है उसको यूज किया था। हाँ, तो रिस्पॉन्सा जब वो बनाते थे तो उसमें लोकल कस्टम की बात नहीं करते थे। तो अभी तक जब ग्लॉस्टर ब्लॉगना से वो उसी आइडिया से ना, जो बेसिकली आर्टिकल से ये लिखा गया, इसमें गलतियां हो सकती है स्लाइड्स में, मेरे लेक्चर में तो कई गलतियां होती हैं जो रिकॉर्डेड है, तो आपके लिए वो आर्टिकल लिया है जो जिस पे आपने रिलाय करना, जिसको पढ़ना है, सोर्स वही है, उसको पढ़े। ये तो टॉकिंग पॉइंट्स के हवाले से कि हम चलो जितना उसके मतलब गुफ्तगू कर सके, सारा का सारा आर्टिकल तो नहीं ना पढ़ सकते, स्लाइड पे लिख के वो बयान करने लगे वो तो फिर कभी भी खत्म ना हो। लेकिन यहाँ तक तो बात होगी ना उनके डिफरेंसेस, यहाँ से उससे बात शुरू की थी, अब सिमिलैरिटीज की बात होनी है। कौन बयान करेगा जी? चल हाँ तू ही बयान कर ले, अभी तूने कोई ज्यादा बोला नहीं है, बता श्योर बता सर। नेक्स्ट। सर इसमें उन्होंने सिमिलैरिटीज में बताया कि दोनों ही, क्योंकि अनट्रेंड जजेस जो होते थे, ले जजेस, उनको अपनी नसीहत देते थे। रोमन जूरिस्ट भी और ये जो ग्लॉसिटर्स हैं, ये ले जजेस जो होते थे, जो जिनको एक स्पेसिफिक डिसीजन के लिए कोई एक केस दिया जाता था, उनको ये नसीहत भी करते थे। एंड जो क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई भी आता था किसी की तरफ से, उसको ये आंसर भी करते थे। उसके बाद इन्होंने कहा सर ये जो इसके लिए क्योंकि ये नसीहत करते थे दूसरों, इसके लिए इनको लॉ गिवर का रुतबा मिल गया, लेकिन इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, एज ये ट्रेंड भी नहीं थे इतने, है तो टीचर्स थे, लेकिन क्योंकि ये दूसरों को नसीहत करते थे, ले जजेस को भी नसीहत करते थे, तो इसलिए इनको लॉ गिवर्स का रुतबा भी मिला था। और सर इधर जो बेटा ग्लॉस्टर। वो हमने हमने देखा था कि वो ट्रीटाइजेस लिखना शुरू कर दी थी हैं, वो जी सर। एम्परर ने जब एड्रियन ने उनसे कहा था तो उसे लिखला, तो वो पे तो जब वहां पे जवाब देते थे रिटर्न, वो रिस्पॉन्सा कहलाता था, और उधर टेक्निक यूज करते थे वो इंटरप्रिटेशियो, जहां से फिर अल्टीमेटली लफ्ज इंटरप्रिटेशन निकला। तो यहाँ पर वो फिर छोटे छोटे किताबचे उन्होंने लिखने शुरू किए जिनको फिर सुमाया कहा गया टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, जिसको हम रिस्पॉन्सा के सिमिलर करार दे सकते हैं। जी नेक्स्ट। जी सर इसमें इन्होंने, सॉरी सर एक मिनट। अच्छा कोई और नेक्स्ट? कोई बात नहीं, तैयारी करके आया करो बेटा। जी नेक्स्ट कौन बयान करेगा? नो वॉलंटियर, मुश्किल है इस तरह। हाँ इसरा सर बोलो बेटा। सर इसके अंदर ये बता रहे हैं कि इटालियन जूरिस्ट जो ग्लॉसिटर्स थे वो फिर बाद में वॉलंटरली जो है वो एज ए लॉ फाइंडर एंड लॉ गिवर्स की विदाउट एनी मतलब पॉलिटिकल या सिविल अथॉरिटी के बगैर बाय देयर ओन चॉइस वो लॉ फाइंडर्स और लॉ गिवर्स की एक्टिविटीज वो देते थे, एंड अब इसके मुझे बताओ, अगेंस्ट जो है। अब बताओ मुझे, अब बेटा यहाँ सवाल है कि लॉ फाइंडर और लॉ गिवर क्या मकसद, क्या किस तरह से आप करो, क्या वजह है यहाँ पे उन्हें लॉ फाइंडर कहा गया या लॉ गिवर कहा गया? कुछ थोड़ा प्रोसेस भी हिलाओ ना अपना। सर लॉ गिवर्स का तो मैंने ये डेफिनेशन ढूंढा था कि जो लॉ अनाउंस नहीं करने इधर वाले, इधर लॉ बताओ ना देने वाले। बेटा। अब बेटा हाँ ठीक है ना, अभी यहाँ तक तो बात आ गई, तो फाइंड कहाँ पे करना इन्होंने, अब किस सोर्स सर को ये यूज कर रहे इंटरप्रिटेशन, थे? सर वो कॉर्पस लोकल जूरिस कस्टम, सिविलिस, जो वो लीगल सिस्टम था, रोमन लीगल सिस्टम, और उसके ठीक अलावा है अपने लोकल कॉर्पस, कस्टम्स और ठीक है,
कॉर्पस यूरस सिविलिस, हाँ शाबाश, कॉर्पस यूरस सिविलिस और लोकल कस्टम और थियोलॉजी, उधर तो मिल गया तो उधर से अखज करना है और उस हालात के मुताबिक उसको अप्लाई करना है। तो यस सर। रूल, वो ना एनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, क्यास का कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी आप उसको देखेंगे ना कि कौमत इल्लत की बुनियाद पर या उधर जो कॉमनैलिटी उस प्रिंसिपल को दूसरे प्रिंसिपल पे अप्लाई करना। ठीक है, अब गिवर क्या हो गए, अब यहाँ सर से लॉ, गिवर बताओ क्यों होगा। सर कि वो लॉ को इंटरप्रेट करके उसके अंदर से जो उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल पेश की होगी तो उसके इंटरप्रिटेशन के थ्रू वो एक आगे से एक अपना आंसर दे सकें, एक एक लॉ दे सकें। अब बेटा इन तीन चीजों के ऊपर अगर खामोशी है, इंटरप्रिटेशन करके भी नहीं बात आ रही आगे, ठीक है, फिर क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेंड और स्किल्ड तो थे ना, तो उनका थॉट प्रोसेस तो वैसे ही था, फिर वहां पे वो फिर कानून, नया जो कानून आने या रूल ऑफ लॉ या प्रिंसिपल ऑफ लॉ आता था ना, तो वो फिर उस सेंस में लॉ गिवर की बात आ गई। ठीक है, कि जब ओके वो सिविल या उनकी जो आपस की ट्रांजैक्शन थी पीपल की, उनमें जब इस्तेमाल करते ना, तो ये मकसद है फिर लॉ फाइंडर का और लॉ गिवर का। ठीक है, सर बाकी फैकल्टीज वगैरह से, हाँ जी बोलो सर बेटा। लॉ गिवर में ये नहीं आ जाएगा कि वो जब रिस्पॉन्स देते थे तो बेसिकली वो रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ गिविंग दे रहे होते थे ना, और लॉ को इन द फॉर्म प्रीमर या ट्रीटाइज डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो देते थे, ये गिवर ही आ गया, हाँ ठीक है रिस्पॉन्स बेटा, जो है। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ इसरा। सर एंड उसको ये अगर ये लॉ फाइंडर एंड लॉ गिवर्स की एक्टिविटीज करते थे तो इसके अगेंस्ट इनको कोई रिम्यूनरेशन मतलब कोई उन्हें पेमेंट वगैरह नहीं मिलते थे, कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते थे, बिकॉज वो ऑलरेडी पेड मेंबर्स थे लॉ फैकल्टीज इन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर्स से, टीचर्स से। और उसके अलावा फिर बाद में जो ग्लॉसिटर्स का जो समय था, वो जो शॉर्ट लीगल ट्रीटाइजेस थे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता और डेवलप हो गए, और वो इतने डेवलप हो गए कि अब वो कंप्लीट स्टेटमेंट्स ऑफ प्राइवेट लॉ बन गए। हाँ एंड ठीक है, और ये वजह ना जो हम कहते हैं ना कि उनको फिर इतनी क्यों रिकग्निशन, इज्जत क्यों मिली है, कि इसी बुनियाद के ऊपर। ठीक है, कि वो ट्रीटाइजेस उनके थे, तो यहाँ पे ये आ गए। शाबाश जी, नेक्स्ट कौन बयान करेगा अब। रिपीटर के अलावा और कोई बंदा होना चाहिए अब, कोई नहीं है, इन्होंने ही नंबर लेना है फिर, इसरा, मोहम्मद खान ने, फरवा ने, हैं, बाकियों में फिर क्या करना है। चलो फरवा आप बताओ बेटा, फिर मर्जी बेटा आप लोगों की, ना आप प्रेजेंट करें क्लास में फिर सर बाकी लोग। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि फिर जो अकर्सियन था जिसने वो जिस तरह वो रिस्पॉन्सास की जगह अब यहाँ इटालियन ग्लॉस्टर्स में ग्लॉस लिखे जाते थे, तो उसने जो इटली में अपनी लीगल राइटिंग लिखी थी उसको ग्रेट ग्लॉस कंसिडर किया जाता था। यानी कि वो इतना डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव था कि उसको जो गायस का और जस्टिनियन का जैसे गायस की राइटिंग्स थी इंस्टीट्यूट्स और जस्टिनियन की कॉर्पस जूरिस सिविलिस, उसके साथ भी कंपेयर किया जाता था। और उसकी जो टोटल कमेंट्री गई थी, यानी जो उसने राइटिंग की थी वो 96,000 तक थी, जिसने कंप्लीट जो कॉर्पस जूरिस सिविलिस की इंटरप्रिटेशन की थी अकर्सियन ग्लॉस ने। उसके बाद सर वो फिर वो ये कह इनकी रहे अहमियत अहमियत के पॉइंट इस मौके पर बताए जाते हैं ना, वो बार बार जिक्र आया था। चलो तो राइटर यही कहता है ना कि इन्हीं के काम को आगे, जैसा रोमन ज्यूरिस के काम को आगे करते करते यहाँ तक पहुंचा, तो इन्हीं के काम को जो ग्लॉस्टर्स के बाद में आने वाले हैं, उसी ने उस वर्क को प्लस कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस के ऊपर जो रिफाइनमेंट होती रही है, अल्टीमेटली फिर ये जो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट आए यूरोप में, उसके जरिए से हर मुल्क का अपना कोड बना। और लेकिन इन्फ्लुएंस में अगर हम देखें तो स्पेन का दुनिया में, अगर हम सिविल लॉ ट्रेडिशन की बात करें, क्योंकि उन्होंने कॉलोनाइजेशन काफी ज्यादा की ना यूरोप में, और लेकिन अगर उसकी हम बात करें क्वालिटी के हिसाब से, सिस्टमेटिक अंदाज में, तो दो कोड जो थे फ्रांस और जर्मनी का, जिनका बाद में जिक्र आएगा, उनकी बात हुई जी। बताओ, आप ही बताओ क्या नाम है आपका। सर उसके सर एक सेकेंड सर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 13th सेंचुरी के मिडल में उन्होंने जो
यूनिवर्सिटी फैकल्टीज थी उनके लिए लॉज क्रिएट किए थे और एक सिस्टमेटिक मेथड निकाला था जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को लॉ टीच करते थे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने टेक्स्ट बुक की फॉर्म में एक डेफिनेटिव प्रोसेस निकाला कि उनको जो है इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट प्रोवाइड किए जाएं। और फिर उसके साथ साथ जैसे रोमन लॉ इटली में आया, उसके साथ साथ वो ये जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यहाँ पर भी उसका जो है राइज हुआ और यहाँ पे भी मतलब सिविल लॉ की जो है ना डेवलपमेंट हो गई, ना कि सिर्फ वो रोमन और इटली। बेसिकली, हाँ बेसिकली वो ये आइडिया दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आई, कि वो जो प्री क्लासिकल दौर है रोमन का, वहां से डेवलपमेंट शुरू होते होते क्लासिकल पीरियड, पोस्ट क्लासिकल पीरियड से मिडिवल दौर में, मिडिवल से इनलाइटमेंट दौर में ये फ्रांस जर्मनी वगैरह की जो रियासतें आ गई, इन्होंने जो कोड्स बनाए हैं, तो उनका रोल है कि पहले तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक रोमन लॉ को, जो उनका दौर का सिस्टम था मॉडर्न इटली का, उसमें लाए वो उनके कामों की वजह से बेसिकली, और फिर आगे वही बेस को प्रोवाइड करते हुए वो मॉडर्न जो हमारा अब दौर है उसमें ये काम आया। जी नेक्स्ट बेटा। चलो इशरा आप बता दो बेटा। सो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ग्लॉसिटर्स जो हैं, चूंकि वो प्रोफेसर्स, लॉ फैकल्टी के मेंबर्स वगैरह होते थे, एंड ग्लॉसिटर्स अब ऑब्वियसली वो ज्यूरिस्ट थे, तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत डिस्टिंक्ट होते थे। एंड वो ग्रेट जो मिडिवल इटली के जो ग्रेट यूनिवर्सिटीज से उनके वो मेंबर्स थे। एंड फिर बाद में वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया जो सबसे पहला फर्स्ट लॉ स्कूल था, वो भी जो है वो एक फर्स्ट ट्रू यूनिवर्सिटीज ऑफ यूरोप थे। एंड इटली में ही फर्स्ट सबसे पहले लॉ फैकल्टीज जो हैं वो फाउंडेड हुई थी। सर आप स्लाइड पीछे कर सकते हैं प्लीज। और उसके अलावा एक बिकॉज फॉरेन स्टूडेंट्स भी इटालियन यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ते थे, तो फिर वो जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते थे वो वापस जब अपने होम कंट्रीज में जाते थे, तो फिर वही वाला सिस्टम जो है जो इटालियन लॉ जो लीगल सिस्टम था और वो जो रोमन लॉ सिस्टम था वो अपने कंट्रीज के अंदर इंट्रोड्यूस कराते थे। एंड फिर ये इतना पॉपुलर हुआ कि एक स्पेनिश लॉ ग्रेजुएट जो है वो वापस अपने स्पेन में आके उसने एक यूनिवर्सिटी फाउंड की, यूनिवर्सिटी ऑफ सलमानका। और वो पैलेंशिया इटली में एक यूनिवर्सिटी थी, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो फाउंडेड हुई। एंड वो और फिर वहाँ पे इटालियन यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेनिश स्टूडेंट्स इतने सारे आ गए, लाइक इतने सारे उनकी पॉपुलैरिटी हो गई कि इटालियन यूनिवर्सिटीज में भी एक स्पेनिश डिपार्टमेंट बकायदा वो भी एक फाउंड हुआ। एंड उसके अलावा ये स्पेनिश असल में बेटा बात वो थोड़ी सी कट इसलिए हो गई थी कि अब ब्लोगना की वो मिसाल दे रहे थे ना, कि ग्लॉसिटर्स की तो बात हो गई, ब्लोगना बनोगला में यूनिवर्सिटी का बनना नंबर 1 या फर्स्ट लॉ स्कूल का बनना, और दूसरे नंबर पर ब्लोगना की क्या अहमियत थी। हाँ जी इसरा बताओ कि ब्लोगना की क्या अहमियत थी। सर ब्लोगना की ये अहमियत थी कि सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ स्कूल था वो यहाँ पे बना था, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना में। एंड ये बहुत यहाँ पे मतलब इन्फ्लुएंशियल ग्लॉसिटर्स भी थे, वो उसके मेंबर्स थे। और उसके अलावा बोलोगना जो है वो एक मेजर कमर्शियल सिटी भी था इटली में। एंड बिकॉज इट वाज कमर्शियल सिटी तो फिर उसके अंदर डेवलपमेंट्स भी काफी सारी होती रही और वहाँ पे मेजर ट्रेड राउट्स भी होते थे। एंड ये यानी कि जंक्शन ही आप कहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रास्ते आके मिलते हैं, ठीक है, तो ये वहां पे रूट्स का ना एक जंक्शन था, ट्रेड रूट्स यहाँ से होते थे, तो ऑब्वियसली आना जाना यहाँ पर बहुत ज्यादा होता था, तजारती बेसिकली होती थी ना यूरोप में ज्यादातर, तो प्रोडक्शन तो उनकी बहुत कम थी ड्यू टू वो जमीन और हालात मौसम दैट की वजह से, ठीक है, तो तजारती मेन काम था, तो वो ट्रेड रूट की वजह से लोगों का आना जाना बहुत था, तो सिटी इसलिए बहुत प्रोमिनेंस हो गया। इसी वजह से वो आगे जो बात इन्होंने की ना कि जो ग्लॉस्टर्स के ग्रेजुएट थे वो अपने मुल्कों में जाते थे यहाँ से कानून हासिल करके या मुख्तलिफ तालीमात लेके, तो वहां से इस तरह से डेवलपमेंट होती थी। और स्पेन की आगे मैंने जिस तरह से बात की थी आगे इन्होंने ऑलरेडी बता दी हुई है।
और ये जो 1346 में स्कूल ऑफ लॉ की या स्पेनिश कॉलेज स्पेन के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज की बात हुई ना, ये ब्लॉगना की बात हो रही है बेसिकली, कि ब्लॉगना में ना 1346 में इतने ज्यादा स्पेनिश स्टूडेंट थे कि उन्होंने लहदा से उनके लिए एक कॉलेज ही बना दिया। शाबाश बेटा। जी नेक्स्ट कौन बयान करेगा? बोलो खान। जी सर, इन्होंने द कोडिगो डी लास साइट पैराडाइज, ये एक बुक थी सर। जब स्पेनिश में एक वो स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ बन गया, तो उन्होंने ये एक बुक लिखी थी, ये जिसका ये नाम रखा द कोडिगो डी लास साइट पैराडाइज। और ये सर 7 कोड्स बुक थी, कोड्स ऑफ 7, द कोड्स ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ लॉ। और सर ये बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड भी रोमन लॉ से थी, क्योंकि जब रोमन लॉ के थे जो टीचर्स थे उनके, जो वो अपने वो उनके साथ जो उनके बाद आने वाले लोग थे, वो उधर स्पेन में गए और उन्होंने जाकर उस पर रिसर्च काम करना शुरू किया। तो उन्होंने एक बहुत जो अपनी स्पेन की एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी, जिनका उन्होंने नाम रखा द कोडिगो डिलास साइट पैराडाइज। सर इन्होंने इस स्लाइड में इन्होंने ये बताया कि ये इसका जो बेसिक सोर्स वो वही था, रोमन लॉ था, प्रीपेयर्ड बाय, ये सर इनका मोनार्क अल्फांसो द लैंड, ये सारे जो उसका राइटर है, जो उनका जो एम्पीरियल है उसका नाम, हाँ इंपीरियल का नाम है। एम्पीरियल का नाम है उसके जी सर। इन्फ्लुएंस उसने उसने बनवाई ना, जी क्योंकि सर। ये तो मुख्तलिफ दरबार में हिस्ट्री जो पढ़ते होंगे ना, दरबारियों के यही नाम होते हैं ना, कि लोग जो जी ऐसे आलम फाजिल होते थे तो मुख्तलिफ इस तरह बादशाह के पास जाते थे, बादशाह उनको रिकग्नाइज करके अपना हिस्सा बनाता या इनाम कराम देता था, तो सुपर उसके हुई है जेर सर। सरपरस्ती। ठीक है हाँ, तो जी मोनार्क जो अल्फांसो था उसको द लर्नड, अल्फांसो द लर्नड भी कहते थे उधर। तो 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में उसने ये काम करवाया, ठीक है, जिसे दी कोडिगो डिलास सीट पार्टीडास कहते हैं। जी नेक्स्ट जी बेटा। सर, उन्होंने कहा कि ये 1889 तक जो ये कोडिगो डी लॉस है, ये सर प्राइवेट लॉ की सूरत में ये जो है इसका इन्फ्लुएंस रहा, वो इसका बहुत ज्यादा उस पे जो उनके लॉ में इसका यूज रहा। लेकिन जो ये 1889 के बाद ये रिप्लेस हो गया दी कोडिगो सिविल से, मतलब उनके सिविल कोड से ये एक बेसिक लॉ बन गया उनका। उससे पहले ये एक प्राइवेट लॉ के तौर पे ये लोग नहीं उसे नहीं यूज नहीं 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 नहीं, ये अहमियत ये है इसकी कि प्राइवेट लॉ के ऊपर द कोडिगो डिलास साइड पार्टीडास जो है, ये 500 साल तक उधर काबिल अमल रहा। ठीक है, जी सर। इतना वो तफसील से और इतना अच्छा बनाया गया था। और बल्कि जाके 19वीं सदी के एंड में जाके फिर जाके स्पेन ने अपना जो बनाया है, तो जिसे कोडिगो सिविल कहते हैं, उसने फिर उसे जाके रिप्लेस किया, इतना वो उधर अमल रहा। कानून के कई से आहिस्ता में, असल में ना आहिस्ता आहिस्ता आपको वो चीज़ों का पता होगा। लाजमी बात है, इंट्रोडक्टरी स्टेज है, एक साल में भी एक ही आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उसमें भी क्योंकि लॉर्ड का एक टीचर पढ़ा रहा है आपको, तो वो कुछ वो बातें फिर यानी कि स्टेट्स की थ्योरी या जो भी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, उसमें फिर लॉ की भी एप्लीकेशन बताते होंगे। लेकिन आपने तो काफी आगे करना है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, कई चीजें पढ़ेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम होता रहेगा, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट बेटा। सर इसके बाद इन्होंने स्लाइड में ये बयान किया कि ये कोडिगो डिलास है सर, इस साउथ अमेरिका था, सेंट्रल और साउथ अमेरिका का जो लीगल सिस्टम था वो भी इससे इंस्पायर्ड था। उन्होंने भी इससे इंस्पायर्ड होकर अपना जो लीगल सिस्टम है वो तश्कील दिया था, क्योंकि इधर से जब वो लोग गए थे, स्पेनिश स्टूडेंट्स उधर गए थे, तो उन्होंने जाके वो आ, 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 स्पेनिश स्टूडेंट नहीं थे वो, हम सर कहेंगे इसके, ना, या जी साउथ सर। अमेरिका के जो लोग थे वो इन्हें कहेंगे डकैत, काबज, यस। हमलावर। ठीक है, कॉन्कुस्टेडर्स। ठीक है, जी कि सर। जो जिन पे मजहबी लोग थे, फौजी होते थे, कारीगर होते थे, ये निकले थे, या बादशाहों ने भेजा था कि नई जगह ढूंढो और उधर जाके वसाइल लेके आओ। ठीक है, तो वो कॉन्कुस्टेटर कहते हैं उन्हें। हम या दूसरे उस दुनिया के लोग जिन पे ये हमलावर हुए, फिर ये वहां पे बसे, इन्होंने कॉलोनीज उधर की, तो वो इन्हें गासब कहेंगे, लुटेरे कहेंगे, जो भी बहरहाल नाम लेंगे। ठीक है, ये क्योंकि गए तो कानून भी वैसे ही फिर उधर फिर कॉलोनाइजेशन हो गई, तो इनके ही जेर सरपरस्ती वहां पे निजाम चलना था। ठीक है, तो फिर वो कानून फिर इस वजह से कहते हैं ना, स्पेन का मैंने कहा ना इन्फ्लुएंस इसका ज्यादा था, क्योंकि
हिस्ट्री में आप यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगी, किताबें भी आपके पास होंगी अगर आप देखें उनको, कि किस तरह से ये स्पेन, साउथ अमेरिका में खास तौर पर, और यूरोप, सॉरी नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यूरोप की तरफ से वेस्टर्न जो अमेरिका है, ईस्ट में तो अमेरिका में तो ना ब्रिटेन आ गया था ना, फ्रांस, पहले फ्रांस था उधर कनाडा में और अपर अमेरिका में, लेकिन फिर बरतानिया से जब वो जंग हुई था, हार गया, तो फिर वेस्ट में, ईस्ट में, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ईस्ट में तो ब्रिटिश के थे और वेस्ट में स्पेनिश कॉलोनीज थी ज्यादातर, ठीक है, और ओबियसली सेंट्रल और साउथ में भी स्पेन ही थे, तो इसी वजह से ये जो ना कोडिगो डिलास साइड पार्टिडास जो है ये उधर साउथ अमेरिका में उधर पहुंच गया, ठीक है, स्टूडेंट की नहीं बात है। हाँ जी, नेक्स्ट। खत्म हो गई? ओहो, इतनी यार जी जल्दी आप लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात? सर, ये एक क्वेश्चन है कि ये कॉन्स्टिट्यूट, ये जो जिन्हें कहते हैं कि डकैत आए थे, जैसे आप बता रहे थे कि अमेरिका में ये लोग गए, तो सर ये इन्होंने जाके उधर अपना निज़ाम राइज किया, उससे वो इन्फ्लुएंस हुए, या वो अपनी थ्योरीज इन्होंने जाके उधर बताई? ओ भाई, मैंने सफाया कर दिया, ठीक है, वो जो सर, नेटिव निज़ाम राइज किया। अमेरिकन थे या इधर के नेटिव थे, पहले तो जाके जगह बनाई अपनी, फिर उनको कबीलों की लड़ाइयों का इस्तेमाल किया, अपनी कॉलोनीज बनाई, उनकी मदद से सेटल हुए उधर, फिर ये कबायली उनकी जो लड़ाइयाँ थी उनमें एक पार्टी का साथ देके उसको मारा, फिर दूसरे को करा, आहिस्ता आहिस्ता काबज हो गए और हर चीज पे कब्जा कर लिया उन्होंने, सर ठीक है। जैसे बरसगीर में ब्रिटेन आए थे। अच्छा जी, ब्रिटेन ने आके क्या किया था बरसगीर में? पर उन्होंने भी ऐसे ही कब्जा ही किया था और अपना लॉ तैयार करवाया यहाँ से, ब्रिटेन से, हम्म, सब कॉन्टिनेंट में सर, सही जिसे हम ब्रिटिश सही, लॉ करते हैं, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो अब चल रहा है। अच्छा जी, एग्रीड जी। हाँ जी, और कौन बात कर रहा? बोलो बेटा। सर ये जो अब साउथ अमेरिका में इस वक्त जुबानें बोली जाती हैं, स्पेनिश और पोर्तुगीज, मेरे ख्याल है पुर्तगाली भी उसे उर्दू में कहते हैं। सर ये स्पेनिश लोग पोर्तुगीज भी बोलते थे और ये उन्हीं फतूहात में जुबानें भी, लैंग्वेजेस भी उधर ट्रांसफर हुई। हाँ बट नहीं, पुर्तगीज भी गए ना, बेसिकली ये जो आपका था वो पुर्तगीज ही था ना, उसे क्या कहते हैं, कोलंबस, ठीक है, वो, और उधर ओके। यूरोपियन भी है ना उसमें, कि एक दौर में ये बादशाह ना, स्पेन बड़ी ताकत बन गया था, ऑल दो फ्रांस है, ब्रिटेन है, लेकिन स्पेन भी एक दौर में हो गया था, और पुर्तगाल और स्पेन एक ही ताज के अंदर भी आ गए थे ना, हिस्ट्री की ये बातें फिर ना रेलेवेंट बन जाती हैं। लेकिन उधर ना उन्हें लैटिन स्टेट्स कहते हैं, इसी वजह से लतीनी जुबान उधर भी ना बोली जाती है, तो वो जो फिर आपको ना ऑब्वियसली मौजूद होगा कि ये जो ना क्रोनोलॉजी के साथ वो मैप में किस किस तरह से चेंजिंग आती रहे, तो ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ी वास्ट फील्ड है, बहरहाल। हाँ जी, चलो गुड। हाँ जी, और किसी के कोई राय, कोई बात, कोई क्वेश्चन? इवन जो जो था ये गोवा का इलाका पुर्तगीज के पास ही था ना, वो भी 70s में जाके कोई इंडिया ने जंग करके उनको वहां से बाहर निकाला था, बहरहाल। हाँ जी, नेक्स्ट कोई और बेटा क्वेश्चन या कोई बात? बहुत स्पीड तेज है आप लोगों की, आप तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो यार। हाँ जी, फिर अगर ये मिडिवल इटली की कोई बात नहीं है और इससे पहले था रोमन ओरिजिन्स की, तो फिर हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, क्या टॉपिक है नेक्स्ट फिर हमारा, कौन बताएगा? इतनी खामोशी, स्लाइड नहीं नजर आ रही? अहमद अमीन, आवाज आ रही बेटा आपको? जी जी सर, आ रही। ये जो आपका सीआर है, इसने आपको वो आर्टिकल नहीं दिया था, इसने स्लाइड्स नहीं दिया आपको, इसने यूट्यूब के किसने लिंक सर? नहीं दिया आपको? आपके सीआर ने, कौन है सीआर आपका, पता है? सीआर सर हमारा मोहम्मद खान द ग्रेट। नहीं, इसने ये चीजें आपके साथ शेयर की हुई है ना, तो दोबारा किया उन्हें देखने का? नहीं सर सर, नेक्स्ट पेपर वाली टॉपिक रात, नॉर्थर्न इटली।
सर नॉर्थर्न इटली। नेक्स्ट टॉपिक। स्लाइड, मैंने कुछ स्लाइड शो कर रहा हूँ, नजर आ रही है आप लोगों को? असल में ना अगर लीगल वो आप सिस्टम ना नजर आ रहा है सर। सर आ रही है, नजर आ पार्टिसिपेंट, रही है। क्या नजर आ रही है, क्या लिखा है उधर? लीगल सिस्टम, कैनन लॉ एंड द लॉ मर्चेंट। इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम तो आपका कोर्स का टाइटल है ना? बस ये नजर आ रहा है कैनन लॉ एंड द लॉ मर्चेंट। कैनन लॉ एंड द लॉ मर्चेंट। लॉ मर्चेंट। अच्छा, ये कैनन लॉ का किसी का शायद क्वेश्चन था जब वो जिक्र आया था, वो कैसे जनाब इन्फ्लुएंस। और मर्चेंट लॉ की बात कल लास्ट टाइम आप में से हुई थी किसी की कि ये क्या होता है, पूछा था कि मर्चेंट से क्या मुराद है। तो अच्छा, पीछे कोई क्वेश्चन नहीं ना, सब समझ लगी आप लोगों को? हाँ चलो जी। तो ये कैनन लॉ और लॉ मर्चेंट के मतलब कोई बता सकता है हमें? कोई वॉलंटियर नहीं? खान, फरवा, इसरा, ये नहीं देखा अभी? आप गो थ्रू है वैसे? सर इसका थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन पता है इसका कैनन लॉ का? यार कि सर स्लाइड ये थी वो ना तुम्हारे पास, जी सर आर्टिकल वो भी तुम्हारे पास है, जी लेक्चर भी तुमने सुना है, तो फिर अब क्या मसला है, बताओ। इसरा सर बोलो बेटा। बेसिकली ये जो आज वाला था ना, ये सब ने मेरे ख्याल से सिर्फ आज वाला ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया, जैसे आपने गो थ्रू यार देखा ही होगा अपनी यूट्यूब। अब खान साहब हर बार सीआर ना बन जाए, कुछ मामलों श्योर में सर। आप पर्सनल तो अपनी बात किया करें, ठीक है? ओके सर। सब ने किया या सब ने नहीं किया, मैंने तो 2 वीक का टाइम दिया था आपको, ठीक है? अगले वीक मैंने खत्म कर देना है, ठीक है? तो अभी ना बेटा जागो, अगर इतना आपके मेहनत करके आपके साथ चीजें शेयर की जा रही हैं तो आप भी रिस्पॉन्स हो, और आपके भले के लिए बेटा, ठीक है? हमारा तो वही तनख्वाह है, उसी तनख्वाह पे हमने काम करना है। आप अगर स्पीडी चलोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा, जो फर्दर आपका एम है, लॉयर बनना है, जज बनना है, एग्जेक्टिव साइट ज्वाइन करनी है कंपटीशन के बाद, फर्दर स्टडी करनी है, बाहर जाना पढ़ने के लिए, इधर पढ़ना है, जो भी एम है जिसका भी, तो वो आप ही का बाकी तो डिग्री मैंने आपको कहा था आपके पॉकेट में है, पास आप लोग हैं, अल्लाह को कहे मुझे फेल करे। और जिन्होंने कोई 3.784 लेना है जीपीए, उसने तो फिर दौड़ लगाएगा तभी मिलेगा ना, वैसे तो ना मिलेगा उससे। हाँ जी, कौन बयान करेगा? बोलो इसरा बेटा। सर कैनन ये पहले वाली स्लाइड के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि इटालियन लॉ जो कि जैसे पिछले स्लाइड्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, जिसने बाकी सारी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी उसने इन्फ्लुएंस किया है, जैसे स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। इटालियन लॉ सिस्टम जो है इसके अंदर मेन टू जो सोर्सेज हैं वो जिसके अंदर से वो निकला है, वो एक तो रोमन लॉ था, वो जो जस्टिनियन एम्परर जस्टिनियन का कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस, और दूसरा था वो जो लोकल जो उनका खुद का लॉ था। और इसके अंदर उसके अलावा जो थियोलॉजी थी, जो कैनन लॉ था, जिसे एक्लिसियास्टिकल लॉ भी कहते हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से जो लॉज थे वो। एंड सेकेंडली लॉ मर्चेंट के मतलब जो ट्रेड से रिलेटेड, जो ताजिरों पे वो लॉज जो ताजिरों और ट्रेड के ऊपर अप्लाई होते के थे, अकॉर्डिंग। यस सर। एंड अप्लाई होते थे, वो अपनी ट्रांजैक्शन में यूज करते थे, ठीक है? अब वो फिर पहले एक को ही बयान करना, अब दोनों को तो नहीं ना बयान कर सकते। अब हमने पहले ले लिया कैनन लॉ का जिक्र शुरू कर दिया, ठीक है? तो जैसा इन्होंने बताया कि कैनन लॉ को या चर्च से रिलेटेड एक्लिसियास्टिकल उसे कहते हैं ना, एक्लिसियास्टिक मामले को, इसको से भी शो करते हैं ना, चर्च की एक्टिविटीज को या उससे रिलेटेड मामला को शो करने के लिए। तो अब वो जो कैनन लॉ में क्यों इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस आया है, जो 2 बेसिकली थे उसमें कैनन लॉ को क्यों अहमियत मिली? हाँ जी बताओ बेटा। सर इसके अंदर कह रहे हैं कि यूरोप के थ्रू आउट हिस्ट्री के अंदर जो चर्च है उसका काफी सारा इन्फ्लुएंस रहा। एंड जो चर्च का जो सिस्टम था, कोर्ट्स का सिस्टम, जो ये जो एक्लीसियास्टिकल कोर्ट्स थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर थे, इनका एक तो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत यूनिफॉर्म था, कोई बिखरा हुआ नहीं था, उनका मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक ही था। और सेकेंडली जो और उसके अलावा जो उनके जजेस थे, जो उनके कोर्ट्स के मेंबर्स थे, वो ट्रेन थे, वो एजुकेटेड थे,
वो स्किल्ड थे, वो जिस तरह ले जजेस से उस तरह के नहीं थे, दे वर कम्प्लीटली ट्रेन्ड। और उनका अगर जो कंसर्न था वो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी चर्च की वर्किंग और उनके रूल्स, सिर्फ उनके साथ उनका लेना देना होता था। उनका प्राइमरी कंसर्न अच्छा उनका ये होता था। अच्छा बेटा, ये है कि एक तो देखो ना, रोमन जो एम्परर थे उन पे भी इन्फ्लुएंस था। मजहब की हमेशा हर हुक्मरान को जरूरत रहती है, ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो वो फिर ना उसका इस्तेमाल होता रहता है मुख्तलिफ फॉर्म में। आप देखते रहे, जो जो एवोल्यूशन आएगा आपकी थिंकिंग में, प्रोसेस में, कई बातों को डिस्टिंग भी करते करते फिर कंफ्यूजन का शिकार, फिर वापस, ये तो थॉट प्रोसेस चलता रहेगा। तो 12वीं से 16वीं सदी में कुछ पॉइंट्स है, आगे भी उनको और का भी जिक्र आएगा। यूनिफॉर्म क्या है कि हर मामले में यकसानियत है, ठीक है, किसी के हवाले से ये नहीं है कि एक्सेप्शन है। तो जैसा कहा जाता है कि अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और जब हम वो दूसरी बुक पढ़ेंगे एक्चुअली में, रोमन लॉ और डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन की, जो यहाँ पे वो प्लेबियन और पेट्रिशियन की बातें आएंगी, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड दैट सो ऑन, उधर की बात है, ठीक है। और बाकी पॉइंट भी उसने अच्छे रेलिवेंटली बता दिए। हाँ जी, इस तरह बताएगी या कोई और बताएगा? सर, इसके अंदर फिर ये बता रहे हैं कि आपके कैनन लॉ जगह जो है वो 11th सेंचुरी से ही वो डेवलप होता जा रहा था। इसके अंदर इसकी डेवलपमेंट जो है वो 11th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो रही थी। एंड इसके अंदर एक ये है कि बिशप ऑफ वर्म्स जर्मनी में वो एक बिशप है, मतलब एक चर्च का एक मेंबर है, जिसने एक ये सिग्निफिकेंट काम किया कि जितने भी चर्च के जो बिखरे हुए अनकोडिफाइड रूल्स और रेगुलेशंस से, इंस्ट्रक्शंस से जो उनके थे, उनको सारा कलेक्ट किया और उनको कंपाइल किया सीरीज ऑफ 20 बुक्स के अंदर, और उसका नाम था नोन एज हिज डिक्रीटम। और पहले ये आ गई ना, यानी कि हमें तो शुरू हो गया कैनन लॉ ना 11वीं सदी से उस तरफ दोबारा, जिसमें पॉन्टिफ से ज्यूरिस्ट है, ज्यूरिस्ट से ग्लॉस्टर है, लेकिन दोबारा मजहब की तरफ चले गए, लेकिन इस बार चर्च वाली साइड पे गए, ठीक है। तो पहला जो हमें कोई रिटर्न सोर्स मिलता है या उसकी कंपाइलेशन मिलता है या उसका जिक्र मिलता है, तो वो तो आ गया डेक्रेटम, ठीक है, जो कि बिशप ऑफ वर्म्स था जर्मनी से। फिर उसके बाद क्या हुआ, पढ़ ली सर स्लाइड उसके पे, बता बाद दो। उसके बाद एक इटालियन एक्लीसियास्टिकल ज्यूरिस्ट था जिसका नाम रेशन था, और उसके साथ और भी ज्यूरिस्ट, उन्होंने मिलके एक और डॉक्यूमेंट बनाया जो 1130 से 1150 में ये सारा वो वर्क जो है उनका कंपाइल हुआ, जिसका नाम था कंकॉर्डिया डिस्कॉर्डेंशियम कैननम। और जो ये बुक एंड ऊपर से डिक्रीटम जो है वो जो बिशप ऑफ वर्म्स है, ये दोनों जो सिग्निफिकेंट वर्क्स हैं, ये बेसिकली एक प्रॉपर बेस, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट बन गया फॉर ऑल ऑफ कैनन लॉ। जो ये बुनियाद, बेसिस से मुराद होती है ना उर्दू में, जैसा बुनियाद कहते हैं, कि इसके आगे फिर उस पे काम, जैसा वो बात फिर दोबारा से रिस्पॉन्स इकट्ठे होते होते ट्रीटाइज पे आई, ट्रीटाइज की बात आई तो जनाब वो आ गया आपका गायस का इंस्टीट्यूट, और वो इस तरह, ठीक है। बुनियाद, हर चीज इस बुनियाद के ऊपर, इसकी बुनियाद क्या है, आपने जो ये आर्गुमेंट दिया इसकी बुनियाद क्या है भाई, सोर्स ऑफ लॉ, कौन सा सोर्स ऑफ लॉ, या तो स्टैच्यूट है या केस लॉ, ठीक है, जो आप फिर शो करते हैं जनाब ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस मजहब से आप बिलोंग करते हैं उसकी जो किताब है उसकी बुनियाद पे आप शो करते थे कि ना मेरा मजहब ये कहता है, ये किताब है, ये उसका हवाला है, इस तरह से बात है, ठीक है। तो वहां पे फिर असल जो काम है जिस सब किया, तो वो कॉन्कॉर्डिया डिस्कॉर्डेंशियम कैननम। जी, मैं बताऊं फिर नेक्स्ट? थक तो नहीं गए? मुझे लगता है क्लास थक गई है, ऐसे ही है अहमद? क्यों थक क्यों गया अहमद? आप तो नहीं सिगरेट पीते, फिर क्यों थक गया? सर आपको कैसे पता नहीं पीता? अच्छा बेटा, है आपको कैसे पता नहीं पीता? अच्छा बेटा,
पता नहीं क्या कह रहे हो कि जो कॉन्कॉर्डिया डिस्कॉर्डेंशियम कैनोनिम थे ना, तो इसके 3 बेसिकली पार्ट थे, जिसे हम कहते हैं ना, उसके 4 पार्ट थे कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस के। तो उसको जो डिवीजन की गई ना, तो अर्ली कोर्स ऑफ यूरोपियन जो स्टेट थी ना पोस्ट मिडिवल पीरियड में, क्योंकि अभी हम मिडिवल बात करते हैं, पोस्ट मिडिवल में आ रहे हैं, जिसमें नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया। ऑलरेडी रोमन एम्पायर का फॉल हो गया और स्टेट्स ने, हर नेशन ने अपनी अपनी स्टेट्स के बनानी शुरू कर दी। तो पहले लेवल पे वो कौन सी बुनियादें थी, या उनकी नोयत क्या थी, या कौन से कवानीन के सोर्स के तौर पर जो ये एक्लियस्टिकल ऑफिसेज या इससे कंडक्ट के हवाले करते थे। तो पहले पार्ट में तो ये बातें थी। दूसरे लॉ पार्ट में कि जो उनके ऑफिस होल्डर थे, जिन्हें क्लैरिक्स या क्लर्गी कहते हैं आप, तो उनके जो अमल है, कंडक्ट है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बिहेवियर के वाले से वो क्या होता था। पीनल लॉ बेटा, ये एंड प्रोसीजर की हम बात जब करते हैं, तो पीनल से पेनल्टी वाला क्रिमिनल लॉ को भी हम पीनल लॉ कहते हैं बेसिकली। वो इस लॉ के ना 2 हिस्से होते हैं, या इसकी तकसीम इस लिहाज से की जाती है, एक को सब्सटेंटिव पोर्शन कहा जाता है, एक को प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। सब्सटेंटिव से मुराद है कि वहां पे डिफाइन किया गया है, उसके इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, या राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताई की जाती हैं। उन राइट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से इन्फोर्स करना है अदालती निज़ाम में, वो प्रोसीजरल तरीकाकार है, उसको वहां पे बयान किया जाता है। चर्च की प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जब लीगल पर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उसमें कि बेसिकली ये वो इसकी हैसियत नफस तो नहीं है वो बेसिकली, लेकिन कानून ने बाय फिक्शन उसको इस तरह से पर्सनैलिटी दे दी है। पर्सनैलिटी होती क्या बेसिकली कानून में, कि इसके कुछ राइट्स हैं, इसकी कुछ ड्यूटीज हैं, और उन राइट को ये इन्फोर्स कराने की जो एबिलिटी है, ये तीनों चीजें मिलकर एक पर्सनैलिटी बयान करती हैं। तो फिर नेचुरल पर्सन जिस तरह हम हो गए, और लीगल पर्सन जो कि लीगल फिक्शन से कानून ने उसको बनाया है। आपके जैसा मस्जिद है, औकाफ है, ट्रस्ट है, एंड सो ऑन है, काफी चीजें इनमें आ जाती हैं। फिर रिलीजियस ऑर्डर्स, कानूनी क्या क्या अहकामात हैं शादी से रिलेटेड। फिनांस का भी बताया था आप लोगों ने, अगर सुना होगा, कि इधर पेशेमानी का कॉन्सेप्ट है ना, इधर जब बात की जाती है, तो आपने शायद देखा भी होगा किसी मूवीज में, कि वो चर्च के साथ एक आइसोलेटेड कमरा है, उधर वो अकेला बैठा है, बीच में खिड़की है, और दूसरी तरफ पादरी बैठा है। तो किस तरह से अगर कोई पशेमान है, अपने गुनाह का कॉन्सेप्ट आया था ना जब हम मजहब की बात करते हैं, तो उसके हवाले से। और थर्डली जो थी कि चर्च के नजरियात क्या है, और जो उनके अमल के लिहाज से इबादत हैं, और कोई भी ऐसी उनकी रसूमात है, उनका तरीके का, सैक्रामेंट्स जिन्हें कहते हैं ना, उनका जिक्र होता था। ये 3 पार्ट्स में ये कॉन्कॉर्डिया डिस्कॉर्डेंशियम कैनोनिम डिवाइड हो गया जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब वो बात मैं थोड़ा सा आगे भी आप लोगों से बात कर ली कि चर्च ने तो मिडिवल यूरोपियन लाइफ को हर लिहाज से काफी ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस किया था। तो 2 वजूहात थी, एक तो मजहब की तरफ रुझान बेसिकली, और दूसरा कि उनमें भी एबिलिटी थी। देखो ना, सिस्टमेटिक अंदाज में यूनिफॉर्मिटी, उन्होंने हर चीज के हवाले से रूल्स रेगुलेशन दिए, एक निजाम के तहत उनका काम चल रहा था। तो फिर यही तो फिर ये, और उधर भी जिस तरह से पुराना देख रहे थे, इधर भी स्कॉलर्स को काफी ज्यादा अहमियत मिली, और स्कॉलरली राइटिंग नहीं, जिसमें 2 का जिक्र तो इधर हो भी चुका हुआ है। तो उसी ने ही बुनियाद बना पहुंचाई, और जो कि अलग एक्लेसिस्टिकल कोर्स या चर्च ऑफिशियल को वो गाइडेंस देते थे। और इन्हीं के इन्फ्लुएंस से मिडेबल जो यूरोपियन की लाइफ के दूसरे निज़ाम थे, उनमें भी उनका फिर रोल प्ले किया उन्होंने, और उसको या इन्फ्लुएंस किया। हाँ, सो भाई ये बातें हो गई। चले, कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ प्रिंसिपल लॉ थी, तो वो उन्होंने सिस्टमेटिक अंदाज में ऐसे वो नॉर्म्स बन गए। ग्रैंड नॉर्म का जिक्र किया जाता है ना, आपने शायद मैग्ना कार्टा का शुरू 1215 का, कि वो इंग्लैंड की लाइफ में। और जब पाकिस्तान की आप कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की जब बात करेंगे, तो उसमें जब आएगी बात करारदाद मकासद, आपने किसी ना किसी लेवल पे पढ़ी होगी ना, उसे भी कहा जाता है कि ये ग्रैंड नॉर्म है पाकिस्तान की, उसके अगेंस्ट कोई कानून साजी, या उधर जो प्रिंसिपल बयान कर दिए गए हैं, तो आइन को इवन उसको शामिल भी किया गया है उनको। तो जब कोर्ट्स ने जब सेक्युलर लाइफ को जब उन्होंने इंस्पायर किया, तो वो एक मिसाल आई थी फ्यूडल कोर्ट्स की। अब आपको शायद अंदाजा हो, अगर हिस्ट्री को आपको थोड़ा बहुत शुगफ हो, कि वहां पे निजाम किस तरह से चलता था। बादशाह तो था,
लेकिन उसके ना जो छोटी छोटे ना जागीरें होती थी, अर्ल्स होते थे, उनमें विस्काउंट्स होते थे, जो बेसिकली टाइटल्स हैं फ्यूडल्स के ही ना, उनको जागीरें अता की होती थी। और वही उसके जिम्मेदारी हर तरह की, उसके अमनो अमान की चीजों की वो होती थी। वो बादशाह को बस एक टैक्स या खराज देता होता था, और साथ ही साथ उसने ना घोड़े जो भी उस वक्त का जंगी साजो सामान के हवाले से, सिपाही, घोड़े, आलात वगैरह, उसकी तैयारी रखनी होती थी, और इन केस ऑफ वॉर वो सप्लाई करता होता था। तो अदालतें भी उसी की होती थी। तो उस दौर में ना शायद आपने देखा हो कहीं पे कि दो तरह से ना ट्रायल, जिसे मुकदमात आप कहते हैं ना, क्रिमिनल ट्रायल मुकदमात जो उनके चलाई जाती है, कि किसी पर अगर इल्जाम है तो उसे उसको झूठा साबित करना है। तो दो पार्टीज हैं तो वो, या तीन पार्टी, तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर लें, जो जीतेगा तो ये समझा जाएगा कि क्रिएटर है, डिवाइन है, अल्लाह है, गॉड है, उसकी जो पावर, उसकी जो मदद थी, नुसरत थी, वो उस पार्टी के साथ ही जो जीत गई। जो जीत गया तो वो जनाब सच्चा था। या ऑर्डील, ऑर्डील कहते हैं कि सख्ती से गुजरना किसी से ना, और उस सख्ती से गुजरने के बावजूद अगर आप बरकरार हो, जिंदा हो, या आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तब भी समझा जाएगा कि आप सच्चे हो। ठीक है। तो इधर मिसाल भी दी थी, इधर के पाकिस्तान में देखा होगा, कोयले पे लोगों को चलाना का जो रिवाज है, सिंध में अभी भी होगा, है अभी। तो कोई बात यहाँ तक? क्वेश्चन बेटा किसी का समझ आ रही है? किसको समझ नहीं आ रही? बेटा बताएं तो सही ना, समझ आ रही नहीं समझ आ रही, ना हाँ ना ना। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। यस सर, आ रही है आवाज, समझ भी आ रही है। अच्छा, कैरी ऑन रखा जाए फिर। अच्छा बेटा, तो फिर ना जो रीजन सिस्टम जो दिया था ना इन एक्लेसिकल कोर्ट्स ने, तो उसकी बुनियाद पे जिस तरह ये हो गया, खास तौर पे अभी आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे जब हमारी ना प्रोसीजर की बातें आएंगी आपके लास्ट सेमेस्टर्स में, लेकिन बीच बीच में इनका जिक्र होता रहेगा ऑब्वियसली। शहादत के जो उसूल है ना, पहले तो देखना बैटल के और उसके, तो तब तो शहादत नहीं थी है, लेकिन इन्होंने निजाम दिया हमें, हमें नहीं यानी कि दुनिया को या मिडिवल यूरोप को, कि शहादत जो है उसकी दो काइंड्स हैं एविडेंस की बेसिकली। उसके आगे सब क्लासिफिकेशन भी हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री या टेस्टिमनी या ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इस तरह से उसकी तखसीस की जाती है। तो क्या असूल है उसके काबिल दखाल या उन पर रिलाय करने के लिए, वो फिर एक्लेसिकल कोर्ट्स के इन असूलों से हमें मिले। दूसरे नंबर पर फिर इन्होंने जो, अब आपको स्टैच्यूट या केस लॉ की बात की जाती है ना, तो नोट करना चीजों का, तो ये जो इन अदालतों में ही नोटरीज हायर किए जाए। नोटरीज का क्या काम होता था कि वो जो कार्रवाई हो रही होती थी अदालती, वो उसको नोट करते रहते थे। तो कार्रवाई को नोट करना, शहादत को नोट करते थे, जज के डिसीजन को नोट करते थे। इस तरह से वो इकट्ठे होते रहे काम। तो रिटन वर्क जब था तो वो एज अ सोर्स ऑफ लॉ बनता गया। फिर ऑब्वियसली इन्हीं अदालतों में जो आर्गुमेंट्स की दिए जाते थे। आर्गुमेंट पता है ना आपको क्या होता है? लॉजिक पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में? आर्गुमेंट सर, दलाइल। अच्छा, लॉजिक पढ़ा आप लोगों ने? क्या होता है लॉजिक? पढ़ाया गया आपको कि नहीं पढ़ाया गया? चलो, आप लोगों जी ने सर, नहीं पढ़ा। पढ़ाया गया। सर फिलॉसफी में उसका टच था थोड़ा। अच्छा, चलो बहरहाल लास्ट तो सेकंड सेमेस्टर में था आपका टॉपिक लॉजिक का था, और फिलॉसफी या इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में था। बहरहाल टीचर ने जिस टाइम बनाया। अच्छा जी, वो हो गया कि फिर ना पार्टीज को ना अलाउ किया गया, दूसरी दोनों बुनियाद पार्टी थी, कि वो जो पॉइंट्स ऑफ लॉ के ऊपर ना अपने दलाइल दे सके, कि कानून की एप्लीकेशन किस तरह, फैक्ट्स की तो बात हो जाएगी एविडेंस के जरिए से, लेकिन जो कानून की एप्लीकेशन किस तरह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके मुताबिक दलाइल देने की आज़ादी थी। और अल्टीमेटली फिर जो कैनोनिकल जजेस, जो कि आगे आपको बताया था इसरा ने, कि वो लर्नड इन लॉ बनते थे, स्किल्ड इन लॉ थे, वो ले जजेस नहीं थे रोमन दौर की तरह में, या इवन इटली के दौर की तरह में। तो उन्होंने फिर वो डिसीजन उन कैनोनिकल जजेस की तरफ से आता था। तो ये चार बेसिकली
इसके आप कह लें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लें, उनकी करेक्टरिस्टिक्स कह लें, जिनकी बुनियाद के ऊपर इनको रिसेप्शन मिली और आगे आने वाले दौर में इन्होंने जो बुनियाद फराहम की फर्दर डेवलपमेंट ऑफ लॉ एट द लेवल ऑफ कोर्ट्स। ठीक है जनाब। तो कोर्ट प्रोसीजर को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से एक तरीकेकार के मुताबिक ऑर्डर पे और सिस्टमेटिक मेथड जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ नहीं लगी या कोई भी बात हो कैनन लॉ के मुतालिक? जी प्रिंस होजिया, आपका कोई सवाल नहीं बेटा? तो समझ लग रही है? कई जी वैसे जी बच्चे सर, चुप समझ चुप सर बैठे हैं समझ इधर। लग रही जुहेब ना। जावेद है, उसामा इमरान, गोंदल है, राबिया असलम, कासम अली, कोई इनकी तरफ से नहीं आई प्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन। प्रिंस होजिया ने एक सवाल करके बेचारे बस। मोहम्मद फराज, मरियम मंसूर, मरियम अजीज, खदीजा नाज ने पता नहीं कुछ प्रेजेंट किया था या नहीं, जवेरिया सईद, हसन बाजवा, हमजा सलीम, हाफिज मुबशर गफूर, फरहान नवाज, अताउल मुस्तफ़ा कादरी, अहमद अमीन। यार बड़े बड़े माशाल्लाह अपना ज़हीन फतीन लोग हैं, तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? कुछ पूछा बेटा आप लोगों से? ऐसे आप लोग क्लास कंडक्ट ही नहीं होती, ये वजह है कि आज पढ़ के नहीं आए, ये वजह है, या थक गए, कोई तो वजह होगी ना, उसका हल तो निकाले ना। ये नहीं तरीकेकार सही। इस तरह से ना वो जिस तरह वो ट्रेडिशनल वे में लेक्चर एक्चुअली दिया जाता करा है वो नहीं ठीक था, है वो कल जगह। और पेपर था उसकी वजह से। अच्छा, ये तो आपका भी हो गया, बाकियों को क्या है? इस मतलब अगली बार आप तैयार हो जाएंगे हैं? इंशाल्लाह सर। जी जी सॉरी, इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं बयाना करना। चलो बेटा, फिर जब नेक्स्ट जो बताया ना कि जो अब उस दौर में मिडिवल पोस्ट मिडिवल दो दौर था, एक तो कैनन लॉ का बड़ा था, तो दूसरी तरफ से लॉ मर्चेंट। तो लॉ मर्चेंट की क्यों खसूसियात थी या क्या हुआ? तो ऑब्वियसली जब हम जजीरा नुमा इटली की बात करते हैं तो उसमें मर्चेंट की कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बहुत ज्यादा आपस में हो गई। तो वजूहात क्या थी कि उनके आपस में ये इतनी तजारती सरगर्मियां, तजारती तल्लुकात डेवलप हो गए। तो एक तो था कि वो अर्बन सेंटर्स बने काफी ज्यादा, और वो इटली के जो थे, इटालियन सिटी स्टेट थी या दूसरी सिटी स्टेट थी, अर्बन सेंटर थे आउटसाइड इटली, उनके दरमियान में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन, तजारत थी, रोजगार, तो इसकी वजह से आपस में बहुत ज्यादा उनकी रिलेशनशिप डेवलप हुए। दूसरे नंबर पे कि पहले तो ट्रेड रूट जमीन के जरिए से होते थे, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता था या महंगाई या जो भी अमल कह लें। लेकिन जब शिप्स के ऊपर जब ज्यादा इनकी एक्सपर्टीज आनी शुरू हो गई, मैरीटाइम, फिर मैरीटाइम तो समुद्री जो नेविगेशन है ना, समुद्र के जरिए से आमदोरफ्त उसको कहते हैं। उस एक्टिविटीज में जब बहुत ज्यादा फरोग हुआ, और ऑब्वियसली एक तो टाइम भी कम लगता था, वो सस्ती भी थी, और बल्क में ना चीजें ना आ जा सकती थी उन बुनियाद के ऊपर भी। तो उस मैटर को भी, इन मैटर्स को भी डील करने के लिए फिर इन सिटी स्टेट्स को या कॉमर्स के जो मराकज है, इनको जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इंसान है ना शुरू से, पहले दिन से जब से क्रिएट हुआ है, तो अल्लाह की और उसकी अब इसकी लड़ाई हो गई। क्या नाम है आपके शैतान का? इबलीस, जो हमें हमने थियोलॉजी में बात मिलता है जिक्र, ठीक है। फिर जन्नत से निकाला जाना, हर मामले में ना आई जा रहा ना। तो और कुछ अल्लाह ताला ने, क्रिएटर ने क्वालिटीज रखी हैं इसमें, तो उस बुनियाद के ऊपर फिर ना हमें कोई ना कोई उसूल या कोई फैसला करने वाली चीज होनी चाहिए। फिर बेटा जो अब हम जब ये तो सी की बात होगी ना, उसके हवाले से पहले बात थी। अब जमीन में क्या होना शुरू हो गया, तो दो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए यूरोप में। एक तो मेले लगने का और दूसरा मार्केटें लगाने का, स्पेशली
ठीक है। तो मेले जो लगाए जाते थे, तो ये जो आपका हज भी था एक दौर में, क्रैशियों के लिए ये जो एक था वो एक मेला भी था ना, तजारती सरगर्मी बहुत ज्यादा होती थी। और इवन वहां पे वो उनके जो बुत थे, खुदा थे, उनके नाम पे भी ये चीजें काफी बेचा करते थे। तो इधर भी ना वो तजारती सरगर्मियों के लिए मेले या मार्केट्स लगने का रिवाज पैदा हो गया, तो इधर भी फिर कानून की जरूरत थी कि उन मामलों में करें। फिर साथ ही साथ इंसान हमेशा ग्रुप्स बनाने की कोशिश करता है, किसी ऑर्डर के तहत चलने के लिए या अपनी आवाज को करने के लिए, ज्यादा उसमें ना पैदा करने के लिए कुव्वत वगैरह। तो इस हवाले से फिर जब आहिस्ता आहिस्ता से ना ये कमर्शियल सेंटर्स में ना एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट डेवलपमेंट होना शुरू होगी। अंजुम ताज ना, अंजुमन ताजरान फलाना फलाना, उसका सदर उसके ये, तो वो फिर बनना शुरू हो गई। उसका अब जरूरियात क्यों महसूस हुई उनको एसोसिएशन बनाने की, इकट्ठा होकर अंजुमन बनाने की, ताकि जो रास्ते में अगर ट्रेड हो रही है, चीजें जा रही हैं, तो ऊपर डाकू या पायलट्स भी आते हैं, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी रहे, बरकरार रहे। ठीक है। फिर अगर उधार पे दे दिया है या उनसे ट्रांजैक्शन होगी, एक पार्टी ने माल तो ले लिया उनसे, पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसके लिए अगर नहीं दे रहा तो कोई ऐसा बॉडी होना चाहिए, तो वो फिर अंजुमन उसका रोल प्ले करती थी, उनको पैसे वगैरह फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनसे मिलती थी। और अगर कहीं भी उनके दरम्यान में तनाजात हो गए इंटरप्रिटेशन के हवाले से या इन्फोर्समेंट के हवाले से एग्रीमेंट्स में, तो इसके लिए फिर वो ये जो एसोसिएशन है जिनको बाद में गिल्ड्स भी कहा गया, तो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी अदालत नीम या नींद अदालती, या जिन्हें आप सालसान का कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, एडीआर का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, अदालतों के अलावा भी और भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म हैं। जी, यहाँ पे जो लॉ मर्चेंट की थोड़ी बहुत गुफ्तगू है, कोई इसी का कोई क्वेश्चन? खामोश हो गए बेटा, खैर क्या हुआ? कोई सवाल भी नहीं आप लोग कर रहे हैं? या तो सारी समझ आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्यों इस तरह, क्या मसला है? या फरवा? नहीं सर, समझ आ रही है। फिलवक्त तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। अच्छा बेटा, अब वो बात मैंने वही की था, एसोसिएशन, फिर वो गिल्ड का तस्वर उसमें डेवलपमेंट हो गया। तो वही थे कि हर तरह के जो तजारती सरगर्मियों से रिलेटेड पेशेस थे ना, बेसिकली, कि ताजर हैं, फिर जो सी फेयरर्स थे कि जहाज के जरिए, समुंदर के जरिए से जो करते थे, जितने फिर आपके कारीगर जिन्हें क्राफ्ट्समैन कहते हैं ना, बढ़ई, लोहार एंड सो ऑन, फिर इस तरह से वो ट्रेडर्स जो हैं, इन सब ने मिलके अपनी एसोसिएशन या गिल्ड बना के, और वो गिल्ड की एक कम्युनिटीज बन गई बेसिकली इंस्टीट्यूशन की। ठीक, इकट्ठे होके उन्होंने गिल्ड बना लिए इन मकसद के लिए। और फिर वहां पे वो फिर कौन सा कानून इस्तेमाल करते थे, तो वो लोकल कस्टम और प्रैक्टिस जो तजारती सरगर्मियों में किसी इलाके में होती थी, तो वही कहते थे कि जहां पे सौदा हुआ है या जहां पे ट्रेड हुई है, वहां का कानून, वहां की प्रैक्टिस, वहां की आदत क्या कहती है, ठीक है। तो वो उसी को ही उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू करा, और उसी ने बाद में ये जो कमर्शियल लॉ डेवलप हुआ। और अभी आप कमर्शियल लॉ में सुना होगा शायद आपने, स्पेशलाइजेशन कराते हैं, या इन्वेस्टमेंट लॉ में, इन्वेस्टमेंट लॉ और कंसेप्ट है, कमर्शियल लॉ और कंसेप्ट है। एलएलएम किया जाता है अगर कोई बच्चा सर्च करता होगा फर्दर स्टडी के लिए, तो यही यूजेज जो प्रैक्टिस से अल्टीमेटली कमर्शियल लॉ में कन्वर्ट हुए। और जो रोमन लॉ, तो फिर ऑब्वियसली पता ही आप लोगों को, इतनी बड़ी वो जो एक एम्पायर रही है, तो उसने तो इन्फ्लुएंस करना ही करना था। तो प्राइवेट लॉ के मैटर के हवाले से खास तौर पे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्हें एग्रीमेंट्स या मुआहदात आप कहते हैं, उन पर भी असूल थे, वो उधर से लिए गए थे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ेंगे किसी मौके के ऊपर अपने बिजनेस लॉ के ही कोर्स में। ये बेसिकली बेटा फर्दर निगोशिएट, ये ना आपका एक तो करेंसी नोट है, उसके जरिए से आप ना, करेंसी नोट के ऊपर क्या लिखा होता है, पढ़ा कभी किसी ने? हामल हजा को तलब करने पर अदा किए जाएंगे, इस तरह की वर्डिंग लिखी होती है, ऐसे ही है। देखो यार नोट पे क्या लिखा है आपके, है किसके पास नोट? यही लिखा है सर, यही लिखा है, मैं भी देख रहा था वही।
पढ़ो क्या लिखा है, एग्जैक्टली पढ़ो। एक सेकंड सर, उर्दू का जरा मुश्किल है। हामिल हजा के तालबा पर अदा कर, पता नहीं क्या लिखा है सर। स्टेट हामिल बैंक ऑफ हज़ा के पाकिस्तान मुतालबे पर अदा किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट है कि जिसके हाथ में ये होगा, होल्डर, जो होल्डर होगा इस नोट का, उसे 100 रुपए दिए जाएंगे। ये तो ऑलरेडी 100 रुपए हैं, वो क्या दिया जाएगा स्टेट बैंक की तरफ से, कोई बता सकता है? सर आई थिंक बेसिकली मेटल की है ना, जी सर मेटल है। गोल्ड। तो सिक्का जो 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, या सिक्के वर्थ ऑफ 5 रुपए के 20 सिक्के हो गए, 1 रुपए के आपके 100 सिक्के हो गए, तो 2 रुपए के वो 50, इस तरह से ना वो सिक्का या वो मेटल देगा ना बेसिकली उतनी मालियत का, ठीक है। ए, लेकिन जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इनमें 3 बेसिकली कॉन्सेप्ट आते हैं। प्रोमिसरी नोट 2 पार्टी होती हैं, और होता है एक आपका चेक, चेक, जो बैंक के जरिए आप चेक की ट्रांजैक्शन करते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इनको आप बेटा बताइएगा फिर, मुझे पढ़ के, अब इतना ज्यादा इसमें मैं क्या आपको बताऊं। 2 पार्टीज होती हैं प्रोमिसरी नोट में बेसिकली। एक ना एक्नॉलेजमेंट होती है रिटर्न लिख के तुम फलानी तारीख को आना तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जब 3 पार्टीज हो जाए, यानी कि मैंने एक डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट बनाया है और मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ इसरा को कि जो क्या नाम है फरवा आएगी तो उसको पैसे दे देना, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जिम्मेदारी मेरी पैसे अदा करने के लिए, लेने का हक किसका है, उसका फरवा का, और लेकिन देना किसने है, बुशरा इकरा ने, क्योंकि मेरे पैसे कुछ उसके बाद है। और जब वो एक्नॉलेजमेंट करके उसे एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो अब जिम्मेदारी जो मेरी थी पैसे अदा करने की वो उसकी तरफ चलेगी। तो और ये जब वो दरमियान वाला बंदा जो है वो जिसे पैसे देने हैं वो बैंक होगा, तो वो डॉक्यूमेंट चेक कहलाएगा। इतना चले काफी आप लोगों के लिए। थक तो नहीं गए? बस करें। जी सर। और पढ़ाऊं? गुड, ये बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं जो कहते हैं और पढ़ाएं। मैंने कब बताया? अब आप मना ही नहीं कर रहे मुझे, तो मैं तो और पढ़ाऊंगा। हाँ जी बेटा, क्या हो गया? कोई राय नहीं आप लोगों की, पढ़ाओ ना पढ़ाओ। जो खामोश है तो इसका मतलब यही है ना, हाँ है कि पढ़ाते जाए। क्यों फरहान नवाज? नहीं ऐसे सर, ही ये सर बस कर दें, काफी हो। बस हो गई यार? जी अभी बस। तो क्या कह रहे हैं, अभी तो थक आगाज है। सर, क्या ये वो नई शेर है टर्म्स आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, इसलिए रोता? डिफिकल्टी हो। ऐसा ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, डिफिकल्टी जब एक्सप्लेन टाइम नहीं स्पेंड करेंगे ना। कर, उन टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं साथ साथ, नहीं सर, उन समझ टर्म्स आ को रही, एक्सप्लेन तो लेकिन कर रहा जो हूँ। नई टर्म्स आती लेकिन नई टर्म्स आती आपने हैं ना उनको। इसका अच्छा बेटा, फरहान, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ना, अभी तो हमारा दौर तो चलो फिर भी हमें जाके लाइब्रेरी जाना है, डिक्शनरी खोलनी है, ब्लैक स्लैट डिक्शनरी देखनी है, ठीक है, दूसरी देखनी लुगत। आपके तो हाथ में हर टाइम है, नेट है, तो जी गूगल में कुछ भी सर्च करो, 100 तरह की डिक्शनरी। एक तो ब्लैक स्लैट डिक्शनरी भी आप डाउनलोड कर लें अपने जो मोबाइल, अपने सॉरी टैब में या लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, और साथ साथ ना डिक्शनरी मीनिंग देखने की कोशिश करें बार बार, क्योंकि ना आपके तो लिए तो तौर ना लॉयर या लॉ नोइंग बंदा ना, आपका टूल ही वर्ड्स हैं बेसिकली। हर बंदे के कुछ ना कुछ तो पास होता है, लेकिन आपके पास ना ये टूल्स हैं वर्ड्स, और वर्ड्स की ऐसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जिसके जरिए से आप अपने क्लाइंट को बचाएंगे भी। ठीक है बेटा, तो जी इसकी सर। तरफ ना आहिस्ता आहिस्ता करें। ऑब्वियसली मुझे अंदाजा है कि है, लेकिन ये जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना, तो आप टेस्ट के लिए भी ना साथ साथ तैयारी करते जाएं। तो हो सकता है गूगल फॉर्म पे किसी भी क्लास में आपके से टेस्ट ले लिया जाए, ताकि असाइनमेंट तो आप लोगों ने देनी ही होती, तो टेस्ट या टेस्ट की बुनियाद के ऊपर ही आपके टीचर असेसमेंट मार्क्स रखे जाएं। शायद 5 टेस्ट ले लिए जाएं आपके दौरान आपके सेमेस्टर के। असाइनमेंट अच्छा जी, मिलेंगे सर आपको? हाँ सर, हाँ जी, क्या मैंने कहा आप ऊंची दें बोलिए बेटा। असाइनमेंट। अच्छा, आप चाहते हो टेस्ट की बजाय असाइनमेंट बेहतर है? हम्म
नहीं नहीं सर, टेस्ट भी ले लेकिन साइड में भी देते हैं। टेस्ट ही बेहतर है सर। चलें देखते हैं। बंदे अब आप दो पहले ना इसके फॉर और अगेंस्ट नेक्स्ट हमारी क्लास में ना आप लोगों के ऊपर हम बनाएंगे इसरा बशारत को जज। आप दोनों दलाइल देंगे। एक फरहान कह रहा है टेस्ट और अहमद कह रहा है असाइनमेंट होनी चाहिए। तो आप दोनों दलाइल आएंगे इन दोनों के हक में। सर अभी दे फैसला देते हैं ना दलाल। इकरा क्या नाम है, नहीं नहीं तैयारी करके आओ ना, फिर ये ना कहना मैं नहीं, तैयारी तैयारी नहीं थी सर, या टाइम नहीं मिला। सर बहुत यही ज्यादा तो तैयारी है, वो आप मौका तो वकील दे करते नहीं। क्या है, सर हमने वकील यही बड़ी तो करते हैं, मौका दे तो रहा हूँ, बोल ही नहीं रहे। नहीं नेक्स्ट इस क्लास बात पे में तो बोल आप सकते अपने हैं। ना नहीं 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 बोलना नहीं है, आपने ना वर्ड पे ना उसको टाइप करने हैं अपने आर्गुमेंट्स को दोनों ठीक ने। है सर। आपने आपने टेस्ट के हक में उन्होंने करना है उसके, फिर आप ना अपने सीआर को दे दें, सीआर इसरा को देंगे और वो फिर आपकी फिर लाइव आप लोग आपस में दलाइल बयान करेंगे बारी बारी और ये फैसला देगी। ठीक है इसरा साहिबा, आप जज बनने को तैयार है कि हम कोई और जज ढूंढे? सर साथ में सेकेंडरी जज भी होना चाहिए वैसे। हैं वो क्या, वो क्यों? सर वो खुद किसी और चीज के हक में हो तो एक बंदा तो गया ना, वो खाली असाइनमेंट के हक में, टेस्ट के हक में, जज जो है। अच्छा हाँ इसरा आप बताओ बेटा, सेकेंडरी जज क्यों होना चाहिए? सर ताकि और ज्यादा ब्रॉड हो जाए स्पेक्ट्रम। जज जज ने सकता थोड़ी, है कुछ जज ने तो सुनना है। और भाई हम तो कॉमन लॉ फॉलो करते हैं। जज बैठा है, उसने दोनों पार्टी से दलाइल सुने हैं और जिसके सर ज्यादा दलाइल है, ब्रॉड तो अच्छे दलाइल है, उसके हक में फैसला दे देना। सर ब्रॉड तो हम करेंगे ना दोनों। ठहर जा फरहान, अहमद फरहान ठहर जा। मैं कह और रहा हूँ अहमद कि चुप करो एक मिनट। और मैं कह फरहान रहा हूँ चुप कर जा बेटा। हाँ ओ बेटा चुप कर जा, तू ये मौका दिया ना, लिख अभी लिख। फिर नेक्स्ट क्लास में ना हफ्ता है आप लोगों के पास, ट्यूसडे को। हाँ जी इसरा के साथ और कोई जज क्यों बनना चाहिए जनाब? इसरा डर गई है, अरे मैंने अकेले ने फैसला दे दिया तो बस जज देखे, डरपोक जज लग सकता है बंदा भला। हाँ जी इसरा के साथ और कौन जज बनना चाहेगा? आप ही बता दो सेकेंडरी जज, चलो किसको बनाया जाए। अच्छा सर चलिए ठीक है, फरहान और मैं अमीन, अकेले। फर, फरहान और अहमद की जो बहस है उसके अलावा जजेस की नई बहस शुरू हो जाएगी। फिर इनके ऊपर भी फरहान एक जज लगाना पड़ेगा, है जज ऑफ द जजेस, ठीक है सर, वो ठीक है फैसला सर। करेगा। है सर एक ही चलो जज जी, नहीं नहीं अब एक जज नहीं होगा। फरवा आप और इसरा जज है दोनों, हैं? अगर आपको नहीं कबूल फिर हम कोई और जज देखते हैं। क्यों बेटा फरवा क्या सर कह जो रहा है? वकील जीत गया मुकदमा तो उसको इनाम क्या मिलेगा? कोई ना कोई तो होना चाहिए। एक वकील को तो ये इनाम मिलता है ना कि उसकी पार्टी जीत जाती है, उसको फायदा होता है। तो हमें क्या मिलेगा तो इतनी अगर बहस जो करके? वकील, तो बेटा सर एक उसके अगर जो एक तो आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपके जो टीचर असेसमेंट, एक मिनट बेटा एक एक हाँ जी क्या क्या कह रहे हो फरवा बेटा? मैंने कहा उस बंदे की डिमांड पूरी हो जाएगी तो उसको तो उसका रिवॉर्ड मिल गया ना। हाँ दो जनाब, आपका आगे दलाइल आपके लिए। और क्या चाहिए फरहान आपको? अगर आपने टेस्ट सर के हक में आवाज अच्छे नहीं दलाइल दे क्लियर आई। दिए आप सर आवाज नहीं क्लियर आई। आपने चलो आप ना सीआर से कर लेना, अभी 3 मिनट रह गए आपके। तो ओके बेटा चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक और पढ़े, और आपके इंटरेस्ट से ही ना हम जितना ज्यादा, क्योंकि इसको पढ़ाई को बोझ ना समझो, जिसके लिए बोझ है वो फिर छोड़ जाए ये फील्ड। तो इतने पढ़ना ही है उन्हें, इतने किताब के बगैर नहीं गुजारा है बेटा। चलो बेटा अल्लाह हाफिज।